हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया। होप आप सभी हैप्पी एंड सकुशल है। सो स्टार्ट करते हैं 19th मार्च के करंट अफेयर। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मैन हीर। बेसिकली टेंटिवली ये होने वाली है इंडिया की नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम तेलंगाना। फाइव आइज अलायंस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, विमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग एंड क्यूशू आइलैंड फ्रॉम जापान, ग्लोबल सी लेवल में जो कंसर्न पॉइंट देखने को मिला रिसेंटली एंड मेनी मोर, राइट? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. Start karte. And the first question here on the screen. The first is which of the following countries are a member of the Five Eyes Alliance? So Five Eyes Alliance के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपको गिवन है एंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, राइट? एंड न्यूजीलैंड की जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, ये तो अभी रिसेंटली भारत के दौरे पर भी आए हुए थे। सो बेसिकली इस अलायंस को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1944 का टाइम था और उसके बाद पीस एस्टेब्लिश करने के लिए यूके एंड यूएस एग्रीमेंट हुआ 1946 और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फाइव आइज अलायंस को स्टार्ट किया गया था। बेसिकली फाइव आइज अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस टाइम पर? सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज पर नजर रखना। सो एक ग्लोबल सर्वेलेंस अलायंस था द फाइव आइज अलायंस, जिसके जो मेंबर स्टेट थे द फाउंडर मेंबर यूके एंड यूएसए 1946। देन आगे जाकर सब 1948 में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने इस अलायंस को ज्वाइन करा। एंड नाउअडेज ये जो अलायंस है ये काम करता है चाइना पर नजर रखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एंड ग्लोबल सर्वेलेंस नजर रखने के लिए, राइट? बट इस अलायंस में भी कुछ कंसर्न पॉइंट देखने को मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंड जो मेन एजेंडा है यूएस फॉरेन पॉलिसी यह चेंज हुई है और उसके कारण ये जो अलायंस है इनमें डिस्टरबेंस चल रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यह है कि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रशिया पॉजिटिव दिख रही है, यानी रशिया के सपोर्ट में दिख रही है यूएस फॉरेन पॉलिसी। प्लस ये चाहते हैं कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना, डेनमार्क को ये एनेक्स करना चाहते हैं, जो भी प्रीवियस स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने दिए हैं। सो उन सारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो अलायंस है इनमें कंसर्न पॉइंट है यूएस रशिया टाइज को बढ़ते हुए देखते हुए। सो रिसेंटली यूएस के जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था उनमें दो मेजर अपॉइंटमेंट हुई है जो रशिया पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड ये अभी भारत दौरे पर भी आई हुई है। तुलसी गैबर्ड ये डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट की यूएस में। प्लस इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि रशिया एंड सीरिया के साथ हमें अच्छे रिलेशन डेवलप करने चाहिए एंड दैट्स वाई जो ये अलायंस है फाइव आइज अलायंस, जिसमें मेजर कंट्री यूके है, उसके बिटवीन कंसर्न पॉइंट है यूएस की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इवन यूएस गवर्नमेंट में जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी दैट इज काश पटेल, जो कि एफबीआई डायरेक्टर है। बेसिकली रशिया के साथ जितनी भी इंटेलिजेंस न्यूज है, खबर है, अगर वो इन अलायंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नहीं है तो वो उनको लिमिट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। और इस प्रकार जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इन अलायंस ग्रुप तक नहीं पहुंचेगी एंड दैट्स वाई ये कंसर्न बना हुआ है कि यूएस एंड रशिया के जो टाइज है वो स्ट्रेंथन हो रहे और इसके कारण जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहेगी, हम तक पहुंचेगी नहीं, जस्ट लाइक कनाडा एंड यूके में। और हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या स्टेप होने वाला है ट्रम्प पॉलिसी में। एंड दैट्स वाई यहाँ पर कंसर्न बना हुआ है इस अलायंस के बिटवीन एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा था, राइट? सो सिंपली आपको ध्यान रखना है फाइव अलायंस के मेंबर कौन है? यूनाइटेड स्टेट, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। And that is, which country recently took seat among UN member state as 79th session of the UN General Assembly? And that is Palestine. So Palestine को seat मिली है among UN member state 79th session में।
Recently, which countries has assumed the chair of Asian Disaster Preparedness Center for 24-25, and that is India. The next is the term done key route is related to which one of the following. So basically, एक illegal immigration method है ये. The next is the Galifu Mindfulness City project has been initiated by which country? इसे भूटान ने initiate करा. New tourism tax किस country ने introduce करा? रशिया ने introduce करा Jan 2025 में. Recently, the External Affairs Minister of India inaugurated India's new Consulate General in which city of Australia, and that is Brisbane में open हुआ है. And excess of resistance is related to which country? So ये related है Iran से. Let's move to the next slide. And the next question here. What is a manheed that was recently seen in news? So एक term news में रहा that is manheed. और क्या है यह? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन. सो स्टैंडिंग स्टोन है यह, तेलंगाना में लोकेटेड है, तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. द मैन हीट्स बेसिकली मुदुमल मेगालिथिक मैन हीट्स, ये नारायणपेट तेलंगाना में लोकेटेड है. आज से 3500 से लेकर 4000 ईयर्स तक ओल्ड है यह. और इंडिया के टेंटेटिव नेक्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इन्हें काउंट किया जा सकता है. बेसिकली मैनहीट्स ये लार्ज अपराइट स्टोन है, स्टैंडिंग स्टोन जस्ट लाइक इमेज, और यह एसोसिएटेड है रिचुअल साइट से और मैग्लिथिक बरियल से. और अदर कंट्रीज जस्ट लाइक यूरोप, अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पर भी इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है वो देखने को मिलेंगे वेस्टर्न यूरोप में. और इंडिया में टेंटिवली ये तेलंगाना में पाए जाते हैं. दी मैनहीड साइज और अरेंजमेंट में वेराई करते हैं कंट्री टू कंट्री. और बेसिकली फ्रांस के कार्नाक स्टोन, उनका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से है. और इन्हें बेसिकली फर्टिलिटी, जो इंग्रेविंग है इनके जो दीवारें हैं इन पर आपको देखने को मिलेगा, इन पर कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड टर्म्स लिखे हुए हैं. सीजन्स, ऋतु परिवर्तन से जो टर्म है वो इन स्टोन्स पे लिखे हुए आपको मिल सकते हैं. सो दैट्स वाई जो मैनहीर है यह न्यूज में है, बिकॉज इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंटली कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं. And that is, which three UNESCO World Heritage Sites are included in the Taj Trapezium Zone? And that is Taj Mahal, Agra Fort, and Fatehpur Sikri. Which traditional Bosnian song was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage recently? And that is Sevdalinka, right? And which country's traditional drink name Sake has been added to the UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list? And that is Japan. और इंडिया का टेम्पल जिसे यूनेस्को के 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन के लिए सिलेक्ट किया गया, दैट इज अबध साहेश्वर टेम्पल को सिलेक्ट किया गया था. बालबेक, टायर एंड अंजर, यह बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और किस कंट्री से एसोसिएटेड है? लेबनान से एसोसिएटेड है. वाटफाउ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री में यह लोकेटेड है? लाओस में यह लोकेटेड है. एंड विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू यक्षगण was recently accredited by the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage Site. So इंस्टीट्यूट का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज महागणपति यक्षगण मंडली. इस इंस्टीट्यूट को रिसेंटली यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next question is the day in news National Vaccination Day. ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? एनुअली. एंड द डेट है 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, सो दैट इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन है उसे प्रमोट किया जा सके, टीकाकरण को प्रमोट किया जा सके, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए. बेसिकली ये जो डे है ये कमोमरेट करता है जब फर्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी 16 मार्च 1995 में, जिसने हेल्प करा इंडिया में से पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए, इंडिया को पोलियो मुक्त बनाने के लिए. सो बेसिकली ये जो डे है ये हाईलाइट है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के लिए एंड फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, द नेशनल वैक्सीनेशन डे, एंड दैट डे इज 16 मार्च, राइट. सो अ क्वेश्चन की किन्हें जाना जाता है? पल्स पोलियो के आर्किटेक्ट इन इंडिया, एंड दैट इज राजेश भाटिया. सो राजेश भाटिया का नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हें कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ पल्स पोलियो इन इंडिया, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे डेज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड दैट इज which day is observed as International Day of Women Judges every year, and that is 10th March. Which state government has launched the project Hifazat
ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च करा था पंजाब ने। जन औषधि दिवस यह 7 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसकी थीम क्या रही थी? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये इसकी थीम क्या रही थी? चेंजिंग सिस्टम एंड हेल्थियर लाइफ्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? दैट इज 5th मार्च। और नेशनल सेफ्टी डे 4th मार्च को ऑब्जर्व किया गया। 3rd मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the initiative launched by UN Secretary General to improve efficiency and cost effectiveness within the UN? सो यूनाइटेड नेशन में जो कॉस्ट है और एफिशिएंसी उसे इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। एंड उस इनिशिएटिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज UN80 इनिशिएटिव। सो यूएन की जो सेक्रेटरी जनरल है, अभी कौन है, गेस कर सकते, बताइए उनका नाम, काफी टाइम न्यूज में रहते हैं, एंटोनियो गुतरसी। सो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा, दैट इज UN80 इनिशिएटिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनाइटेड नेशन को कॉस्ट बचाना है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए UN80 को लॉन्च किया गया। बेसिकली यूएन की 80th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया और उसी दौरान इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, सो दैट जो यूएन है उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबिलिटी को बनाया जा सके, और स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स है उनको बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके यूएन कंट्रीज में, और एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की ओर ध्यान दिया जा सके। सो 80th एनिवर्सरी कब मनाई गई थी? बेसिकली यूनाइटेड नेशन को 24th अक्टूबर को फाउंड किया गया था। ईयर कौन सा था? 1945। सो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को फाउंड किया गया था, और उसी की 80th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। देन UN80 को लॉन्च किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्यूशू आइलैंड अभी न्यूज में रहा, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड है क्यूशू आइलैंड। सो इस आइलैंड पर जो जापान है वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिप्लॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। मैप में कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये जापान है और ये रहा क्यूशू आइलैंड, द येलो हाईलाइटेड पार्ट। सो बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिप्लॉय किया जाएगा, ऐसा जापान कंसिडर कर रहा है। क्यूशू साउथर्न मोस्ट में लोकेटेड है, जापान का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। एरिया लगभग 35,640 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया यह कवर करता है, और बॉर्डर कर रहा है ये ईस्ट चाइना सी को, पैसिफिक ओशन को, और काफी सारे नोटेबल फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक माउंट आसो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनिक क्रेटर यहाँ पर लोकेटेड है, द क्यूशो आइलैंड, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे प्लेसेस इन न्यूज के करंट अफेयर्स, इन दैट इज डियोगो गार्शिया आइलैंड, यह कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। एंड गैलेथिया बे, यह कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। सेकंड थॉमस शॉल इज लोकेटेड इन विच सी? साउथ चाइना सी में यह लोकेटेड है। एंड रेकियंस पेनिनसुला विच वाज सीन इन न्यूज, यह किस कंट्री में लोकेटेड है? सो यह पार्ट है आइसलैंड का। पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू ओशन, सो ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। एंड वुमेन्स T20 अंडर 19 एशिया कप, यह किस कंट्री ने जीता था? इंडिया ने। लेक कीवू, यह किस दो कंट्री के बिटवीन लोकेटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा के बिटवीन लोकेटेड है लेक कीवू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization received the Hockey India Jawaharlal Sharma Award for Invaluable Contribution 2024? सो अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 यह किस संगठन को दिया गया है रिसेंटली? एंड दैट इज आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रसार भारती। सो प्रसार भारती को यह अवार्ड दिया गया है बिकॉज इन्होंने प्रमोट करा है, ब्रॉडकास्ट करा है हॉकी को, एंड दैट्स व्हाई इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। बेसिकली इस अवार्ड को 7th एनुअल अवार्ड 2024 हॉकी इंडिया के दौरान प्रेजेंट किया गया था, कहां पर? न्यू दिल्ली में। इसी के साथ प्लेयर ऑफ द ईयर के जो नेम है उन्हें भी अनाउंस किया गया हॉकी में, दैट इज सविता पूनिया एंड हरमनप्रीत सिंह। और इसी के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 1975 की जो वर्ल्ड कप टीम थी जिन्होंने रिसीव करा था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन्हें दिया गया
और 50 लाख रुपीस का कैश प्राइज। सो ओवरऑल किसने जीता हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा अवार्ड? दैट इज प्रसार भारती। द नेक्स्ट इज रमाकांत राथ who recently passed away was associated with which field? So recently निधन हुआ है and that is रमाकांत रथ। और किस फील्ड से यह एसोसिएटेड है? सो लिटरेचर से यह एसोसिएटेड है। एक फेमस ओडिया पोइट है यह, और बेसिकली 1934 का बॉर्न है इनका। इंग्लिश लिटरेचर से ये एसोसिएटेड है। आईएएस इन्होंने ज्वाइन करा 1956 में। इनके जो नोटेबल वर्क है इंक्लूडेड केटे दिनारा, सप्तम ऋतु, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला सप्तम ऋतु को, काफी इंपॉर्टेंट है यह सप्तम ऋतु, केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड। श्री राधा सरस्वती सम्मान मिला हुआ है इनके इस वर्क को। एंड पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण इन्हें 2006 में मिला था। श्री राधा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 1985 में मिला था। एंड सप्तम ऋतु के लिए इन्होंने जीता था केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 1978 में। सो नोटेबल वर्क इनके ध्यान रखने, और लिटरेचर से यह एसोसिएटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज विच टीम वॉन द विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग 25 टाइटल? और इसे जीता है मुंबई इंडियंस ने। सो मुंबई इंडियंस ने इस टाइटल को क्लिंच करा। डिफीट किसे किया? दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से फाइनल में। फाइनल मैच मुंबई में हुआ था, और मुंबई इंडियन को बेसिकली 149 का टारगेट स्कोर रन जो था वो बनाना था। और कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर रही कैप्टन। और इसी के साथ नेट साइवर ब्रेंट यह हाईलाइट रही, 3 विकेट्स लिए इन्होंने। एमेलिया केर इन्होंने 2 विकेट्स लिए, और यह इनका सेकंड टाइटल है विमेंस प्रीमियर क्रिकेट लीग का। राइट, सो ओवरऑल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने डिफीट किया। The next is which city is the host of 353rd governing body meeting of the International Labour Organization? So ILO का 353rd governing body meeting रही, और इसे किस कंट्री ने होस्ट करा, किस सिटी ने होस्ट करा? दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड ILO का 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग यहाँ पर हुआ मार्च 2025 में। इंडिया को रिप्रेजेंट करा था सुमिता दावरा ने। सुमिता दावरा बेसिकली सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में। एंड जो इंडिया की लेबर पॉलिसीज एंड वेलफेयर एफर्ट्स है उन्हें डिस्कस किया गया यहाँ पर। एक न्यूज हाईलाइट रही इंडिया की तरफ से कि इंडिया ने अपना जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है उसे डबल करा है टू 48.8%, और इस प्रकार जो ग्लोबल एवरेज है उसे हमने पीछे कर दिया है सोशल प्रोटेक्शन कवरेज में। इंडिया की तरफ से यह हाईलाइट रहा था इस मीटिंग में। ओवरऑल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड किया गया था? 1919 में इसे फाउंड किया गया था। और बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन किया था उसी का पार्ट था यह। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है यह। 1946 से यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्निशन मिला इसे, और जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। जो लेबर राइट्स है उसे इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करता है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो रिसेंटली जो मीटिंग हुई इनकी 353rd गवर्निंग मीटिंग वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में कंप्लीट हुई।